बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 10 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द एक्चुअल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी में जो काम होता है वो हम ये करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में या सेकेंड ईयर में इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो 10th में ज़्यादा डिटेल थी। इसमें ज़रा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है लेकिन अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा स्ट्रक्चर है। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द किडनी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये किडनी बनाए हैं फॉर एग्जांपल, तो जो इसमें नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स के अंदर होंगे, इसी से एरिया के अंदर, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो कॉर्टेक्स के ऊपर से अंदर मेडुला में भी डीप जाते हैं उनको हम कहते हैं जुक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो इनकी जो उनके बारे में तो हम आपको पता ही है। नेक्स्ट इज दी स्ट्रक्चर। तो इसके आम तौर पे इसको हम कहते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स। वो क्या होता है कि एक ये जो चीज है, ये जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इसे हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है जी। और जो ये कैप्सूल है ये सराउंड करता है कैपिलरीज के एक नेटवर्क को जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, द नेटवर्क ऑफ द बंच ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो अपना है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ब्लड खून की नालियां एक आती है और एक जाती है। मतलब लेके आने वाला पाइप जो होता है वो है छोटा और जो बड़ा, और लेके जाने वाला पाइप जो है वो है छोटा। तो ये जो लेके आने वाला पाइप होता है इसे हम कहते हैं एफरेंट, आ से निकला है, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है जी। और जो है ना अपना लेके जाने वाला पाइप ये वाला, इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल, एग्जिट से ई, इसे आप याद रहेगा, ठीक है ना जी। तो इफरेंट आर्टीरियोल, इसका साइज आमतौर पर छोटा होता है, इसका जो डायमीटर है वो आमतौर पे बड़ा होता है। जो इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर आमतौर पे छोटा होता है, यहाँ से देखिए आप। और क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ज्यादा होता है। देखिए ना, एक टंकी में लेके आने वाला पाइप बड़ा हो और लेके जाने वाला पाइप छोटा हो तो टंकी में प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। और इसकी जो दीवारें होती हैं दे आर पोरस, पोर की उनके अंदर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पहले कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको तीन फंक्शन है नेफ्रॉन के, उनको इस साइड में डिटेल में आराम से बता देंगे, तो फिर आराम से काम हो जाएगा। ये जो दोनों है इनको रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को। ये तो हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद यहाँ से होती है ट्यूब्यूल शुरू, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। इस तरह इसका जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यानी ये प्रॉक्सिमल कहते हैं ऊपर वाले एंड को, यानी ये मेरा प्रॉक्सिमल एंड है, वो मेरा डिस्टल एंड है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मतलब पहले आने वाली, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड यानी ये टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब्यूल है जो इस तरह से है, एंड दैट इज कवर्ड विद द ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स? जो इफरेंट आर्टीरियोल की ब्रांचेस हैं, इसकी आगे ब्रांचिंग होती है, वो पूरा इसको कवर करके मैंने बनाया इसलिए नहीं कि वो है पैदल हो जाता है, ठीक है। और वो इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल को कवर करती है। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला पार्ट है, यानी ये रीनल कॉर्पसल्स, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मजीद तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो एक चीज ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैली, ठीक है। और ये जो हैलेज लूप है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका यूरिन फॉर्मेशन के अंदर या यूरिन को कंसंट्रेट करने में इसका बड़ा रोल है, अल्लाह ने रखा। तो इसमें तीन पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, DESCENDING, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हैली। ये इसको हम कहते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब। ये आपको याद रहनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि ये आगे इस्तेमाल होनी है अगले टॉपिक में भी, तो ये मैं डायग्राम भी नहीं मिटाऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि जो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैले। लूप ऑफ हैले के ये तीन पार्ट है, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, यानी ये यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, और ये थिक असेंडिंग, ठीक है। तो ये है जी, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैले।
ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है उसकी वो ये है, दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये जो ट्यूब्यूल है ये एट द एंड पे है और ये भी कन्वोल्यूटेड है और इस तरह से है। और इट इज आल्सो सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज व्हिच आर द ब्रांचेस ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एट द एंड ये कलेक्टिंग डक्ट होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट इसको हम सीडी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पेपिलरी डक्ट है, ठीक है। सॉरी ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स इसमें आई जा रहे हैं। यहाँ से ये पेपिलरी डक्ट बन जाती है जो पेपिला के अंदर से, जो पिछले स्ट्रक्चर में बताई थी, पेपिला के अंदर से गुजर के ये फिर ये रीनल पैलविस और वहाँ से यूरेटर और फिर आगे आपको रास्ता बताया सारा। तो ये है असल में नेफ्रॉन की एक जनरल सी स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो ये है कि जिस तरह जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है दोनों, इनके गिर्द जिस तरह ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है, इसी तरह ये जो लूप ऑफ हेनली है, दिस इज, ये मैं बनाया इसलिए नहीं कि इस पे हमने अगले टॉपिक में भी पढ़ना है तो फिर इसको काटना पड़ेगा, वो थोड़ा, ठीक है ना। तो आप ये समझें कि ये जो ब्रांचेस हैं इसके गिर्द भी इस तरह से ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की, और वो भी बिल्कुल इसको सराउंड करती हैं लूप ऑफ हेनले को। और वो वाले ब्लड वेसल्स का नाम है जिसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा, ठीक है। ये ठीक है, these are the blood vessels, these are the branches of the renal tubule, sorry, these are branches of afferent arteriole which surround this loop of Henle, ठीक है जी। तो ये है the structure of nephron। अब इसमें अगर हम बात करें फंक्शन, तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी किडनी का फंक्शन तो है, यानी नेफ्रॉन का यूरिन फॉर्मेशन, और उसके तीन स्टेप्स हैं, तरतीब वाइज वो चलते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, सिर्फ समझने के लिए हम इसको ये कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला जो बात है दैट इज, हम कहते हैं जी प्रेशर फिल्टरेशन, ठीक है। तो ये जो प्रेशर फिल्टरेशन है ये एक पहला स्टेप है। इसका मतलब ये होता है कि due to the small size of the efferent arteriole and the larger size of efferent arteriole, the fraction of the blood pressure in the bowman and the glomerulus that is high, ठीक है। and the walls of the blood capillaries of the glomerulus they are very porous, so due to these two reasons the एक तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे पोरसनेस है, तो उसकी वजह से क्या होता है, many of the substances present in the blood they are filtered out due to the high pressure और into the Bowman's capsule, वो यहाँ पे Bowman's capsule में फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें। और वो जो चीज़ें फिल्टर होती हैं उनको हम Bowman's filtrate या glomerular filtrate कहते हैं। कोई इसमें मसला नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है, या इसको बाद में इसको ट्यूबुलर फ्लूइड भी कह देते हैं क्योंकि ये ट्यूब्यूल के अंदर चलेगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ का नाम है इसमें इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसको Bowman's filtrate, या मैं Bowman's filtrate लिख देता हूँ किताब में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लिखा हो तो आप तो वो वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप ट्यूब्यूल के अंदर चलने जा रहा है, ठीक है। और जब ये चल रहा होता है तो क्या होता है कि इस जगह पे ट्यूब्यूल से गुजरते हुए इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो निकाल ली जाती हैं, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये दूसरा है, यानी many of the substances present in the like amino acids like important अपना ग्लूकोज like salt some other, ठीक है, कुछ ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें they are reabsorbed back into the blood, क्योंकि वो यहाँ से फिल्टर हुई थी, फिर ये वाला जो ब्लड यहाँ से गया इसमें तो वो सामान नहीं था, फिर ये उन चीज़ों को वापस अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेता है, इसको हम रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। और ये सारी चीज़ों की नहीं होती, मुख्तलिफ चीज़ों की होती है, सिलेक्टिव होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो दिस वाज द प्रेशर फिल्टरेशन के और फिर जो है वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, यानी many of the substances present in the glomerular filtrate they are reabsorbed back from the tubule to the जो blood vessels surrounding the tubule जो है this is called selective reabsorption। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो आपने लिखा, किताब में भी लिखा हुआ है, मैंने भी बता दिया कि that can be glucose, amino acids, salts, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज एट दिस लेवल और समवट एट दिस लेवल एज वेल, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखें गौर करें, ये जो दीवार है, ये जो नाली है, ये जो ट्यूब्यूल है, ये असल में सेल्स की बनी है ना,
तो इसके सेल्स कुछ चीजें खुद इसमें फेंकते हैं। समझ आ गई बात की? यानी सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड दे आर सिक्रीटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल की अपनी दीवारें, आप ये समझेंगे एक पाइप जा रहा है और पाइप की अपनी दीवारों से ही उसके अंदर सामान फेंका जा रहा है। सही है? तो जो रीनल यानी इसका मतलब ये है कि सम सब्सटेंसेस ऑफ द some substances of the from the cells of this renal tubule, they are secreted by active transport into the tubule for the purpose of क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। So इसको हम कहते हैं active tubular secretion। आप यकीन करें कि कुछ सम टाइम यूरिया तक को भी जान के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल्स सिक्रीट करते हैं। वो वैसे भी आती है, इधर इस रास्ते से भी आती है यूरिया, लेकिन उसको स्क्रीट भी किया जा सकता है, बाइकार्बोनेट्स आयन को भी स्क्रीट किया जा सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों। और यहाँ पे इस लेवल पे हाइड्रोजन आयन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको फॉर द पर्पज ऑफ पीएच बैलेंसिंग उनको फेंका जाता है ताकि यूरिन की पीएच जो है ना वो एसिडिक मेंटेन की जा सके। ठीक हो गया? तो These are the functions of nephron। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकलती है। वैसे आइडिया है कि ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट्स यहाँ से भी निकल जाते हैं, अमाइनो एसिड भी यहीं पे निकल जाते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इस जगह पे ज़्यादा होती है, यहाँ से निकलता है पानी, ठीक है, और सोडियम आयन इस जगह से निकलते हैं, यहाँ से वाटर नहीं निकल सकता। इसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूब्यूल लेवल पे भी मुख्तलिफ कंसंट्रेशन होती हैं, और इसको जो यूरिन को कंसंट्रेट करना, यूरिन से पानी को बचाना, इसको ये काम करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, उसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए।